कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस पाठ में सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो क्लास 9th में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं परिवर्तन के बारे में पहले हम जानते हैं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे। परिवर्तन क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में पदार्थों के बीच कृत्रिम अथवा प्राकृतिक रूप से कुछ बदलाव होते हैं, जिसमें पदार्थ अपने गुणों को हमेशा के लिए अथवा कुछ समय के लिए खो देते हैं। इसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग। तो परिवर्तन क्या होता है? यदि कोई पदार्थ है तो उसमें या तो प्राकृतिक रूप से या तो कृत्रिम रूप से अगर उसके अवस्था में, आकार में, आकृति में कुछ चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने कुछ गुणों को कुछ समय के लिए खो देता है और पुनः अपने मूल अवस्था में आता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर परिवर्तन होता है, लेकिन बस उनकी अवस्था में, आकार में परिवर्तन होता है। उनके अंदर के जो रासायनिक संगठन होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजिंग कहेंगे। जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना, मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, ये सब हमारे भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बस इनका आकार और आकृति चेंज हो रहा है। इनके अंदर का जो रासायनिक संगठन है, जैसे बर्फ का गलना, बर्फ क्या है? वो भी एक वाटर ही है, उसके अंदर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा है, वो ज्यों के त्यों है। जल का जमना, इसके अंदर भी ऑक्सीजन और वाटर, इसके रासायनिक संगठन है, वो ज्यों के त्यों है, बस इसका आकार और आकृति चेंज हो रहा है। मोम का पिघलना, मोम पिघल जाता है, फिर से अगर हम चाहे तो उससे मोम प्राप्त कर सकते हैं। जल का वाष्पीकरण, तो ये सब हमारे भौतिक परिवर्तन है। दूसरा हमारा है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने संपूर्ण गुणों को हमेशा के लिए खो देता है तथा एक नए गुण वाले पदार्थ निर्माण करता है, साथ ही अपने मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई भी पदार्थ है अपने पूरी अवस्था को चेंज कर देता है, अपने रासायनिक गुण को चेंज कर देता है और किसी एक नए पदार्थ में बदल जाता है। तो नया पदार्थ जो बनेगा वह अपने ओरिजिनल पदार्थ से अलग होगा, उसके रासायनिक गुण उसके ओरिजिनल जो पदार्थ है उसके गुण से अलग होंगे। जैसे दूध का फटना, दही का जमना, जंग का लगना, किण्वन, परमाणु विस्फोट, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूध एक बार फट गया तो पुनः हम वापस उससे दूध नहीं प्राप्त कर सकते। दही का जमना, एक बार दूध से दही जम गया तो हम पुनः दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात दोनों के जो रासायनिक संगठन है वो चेंज हो गए हैं, ओरिजिनल का अलग है और जो नया प्रोडक्ट बना है उसका अलग है। तो इस प्रकार के किसी भी पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन ही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जो भी रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होते हैं उन्हीं रासायनिक परिवर्तनों को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होगा रियल में। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी क्रिया जो रासायनिक परिवर्तन द्वारा संपन्न होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो जो पदार्थ उसमें भाग लिए हैं उनका गुण और जो नया वाला पदार्थ बनेगा उसका गुण, दोनों के गुण में डिफरेंस होगा, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग होगी। इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में देखें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल H2O का निर्माण करते हैं।
यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वाटर, जो कि इन दोनों के गुण से अलग है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे जलने में सहायक होती हैं, लेकिन इन्हीं दोनों गैस के मिलने से जो नया वाला प्रोडक्ट तैयार हुआ है, वाटर, इसका गुण बिल्कुल अलग होता है। ये किसी पदार्थ के जलता है तो उसको बुझाने में सहायता करता है, लेकिन ये दोनों उनके ज्वलन में सहायता करते हैं। अर्थात ये जो अभिकारक हैं, जो इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, इन पदार्थों के गुण, जो नया वाला पदार्थ बना है रिएक्टेंट, उसके गुण से बिल्कुल अलग है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसका गुणधर्म उसके ओरिजिनल वाले गुणधर्म पदार्थ के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होते हैं, तो वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाता है वही। और उदाहरण देखते हैं, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के गुण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेज होता है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती है जो हमेशा उसमें बदलाव लाती है। से पदार्थों के साथ होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विभिन्न परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के गुण कहते हैं। जैसे दिया है, फर्स्ट है रंग में परिवर्तन। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस समय उनके रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर मैग्नीशियम के रिबन को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत रंग का पाउडर होता है, तो उसका रंग कुछ अलग होता है, और उसमें जो ओरिजिनल मैग्नीशियम का तार होता है जिसको हम जलाते हैं उसका रंग कुछ अलग होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रंगों का परिवर्तन हो सकता है। दूसरा दिया, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होते समय अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे दिया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के रिएक्शन से वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, लेकिन इन्हीं दोनों के रिएक्शन से जो नया वाला प्रोडक्ट बना है वाटर, वह अलग है, इसका स्टेज अलग है। ये दोनों गैस है और इन दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बना है वह लिक्विड स्टेज में है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। टेम्परेचर में चेंजिंग हो सकता है, ताप में परिवर्तन। जैसे हम इस रिएक्शन को देखें तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, प्रकाश बाहर निकलता है। तो इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके टेम्परेचर में भी डिफरेंस आ सकता है। गैसों का उत्सर्जन। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से गैस भी निकल सकता है बाहर, गैसों का उत्सर्जन हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दूसरा दिया, अवक्षेप का निर्माण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का भी निर्माण हो सकता है। अवक्षेप मतलब वह पदार्थ होता है जो पूरी तरह से न तो वाटर में घुलनशील होता है, न ही पूरी तरह से ठोस होता है, उस वाटर में अवक्षेप के रूप में उसका निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुछ पदार्थों की ये गुण होते हैं जो उनमें बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो हमारे डेली दैनिक जीवन में घटित होते रहती हैं, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, जो लोहे पर जंग लगना, दही का बनना। जो हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाकर उसकी पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। तो वह पाचन क्रिया कैसे होती है? उसके पेट के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण पाचन क्रिया होती है। श्वसन, सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन गैस पेट के अंदर जाता है, उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके परिणाम स्वरूप हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना। यदि कोई लोहे का टुकड़ा है उसको नमी वाले स्थान पर रख दिया जाए तो कुछ समय बाद देखेंगे कि उसमें जंग लग गया है। तो लोहे का जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार कुछ अन्य भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं,
जैसे मैग्नीशियम के तार का उदाहरण अभी देखें हम लोग हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक और उदाहरण दिया है, जैसे H2SO4 एसिड या HCl एसिड अम्ल में जिंक की गोलियां डालने पर उसमें से H2 गैस निकलती है और यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। किसी कोनिकल फ्लास्क में H2SO4 गैस अथवा HCl गैस लेते हैं और उसमें जिंक की छोटी छोटी गोलियां डालते हैं और गोलियां डालने के बाद उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस का उसमें से बाहर निकलना इंडिकेट करता है कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन में कुछ शब्द होते हैं जो उसमें भाग लेते हैं। जैसे फर्स्ट है अभिकारक। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। उत्पाद, प्रोडक्ट या रिजल्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद, प्रोडक्ट या रिजल्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पर नया प्रोडक्ट तैयार होता है, वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए? अभिकारक। और इन दोनों के रिएक्शन से जो नया प्रोडक्ट बना है वाटर, ये हमारा उत्पाद हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो ये भाग लेने वाले को हम अभिकारक कहेंगे। और इन दोनों के रिएक्शन के बाद से जो नया प्रोडक्ट तैयार हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा उत्पाद हो गया। तो अभिकारक और उत्पाद ये हो गए। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों, सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में हम जो भी अभिकारक जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना है। अब इस रिएक्शन को हम समीकरण में कैसे लिखेंगे? तो इस रिएक्शन में सबसे पहले भाग लेने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये उसमें भाग लेने वाले रिएक्टेंट हैं, इनको कहते हैं। तो मैग्नीशियम को लिखेंगे और ऑक्सीजन को, लेकिन हम शब्द के साथ उसका संकेत लिखेंगे। मैग्नीशियम को हम क्या किससे दर्शाते हैं? Mg से। ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं? O से। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, जैसे लोहा है तो उसको Fe से दर्शाएंगे, कॉपर है तो Cu से दर्शाएंगे, लोहे को Fe से दर्शाते हैं, सिल्वर को Ag से दर्शाते हैं, एल्युमिनियम को Al से दर्शाते हैं, कार्बन को C से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं। तो तत्वों के उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दो प्रोडक्ट है तो दो रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उनका संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद हम तीर का निशान एरो लगाते हैं, उसके बाद उसका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट आता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट हमारा क्या बना है यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक क्या है? MgO, इसका अणुसूत्र लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनका स्टेज लिखते हैं, उनकी अवस्था को लिखते हैं। तो मैग्नीशियम हमारा क्या है यहाँ पे? सॉलिड है। जैसे कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं तो ठोस रहेगा तो उसको हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, तो उसके लिए हम यस से दर्शाते हैं। अगर द्रव है तो द्रव को हम लिक्विड कहते हैं, तो लिक्विड को स्मॉल l से दर्शाते हैं।
गैस है तो गैस के लिए स्मॉल जी से दर्शाते हैं। जलीय विलयन है, एक्वियस सॉल्यूशन है तो AQ स्मॉल लिखते हैं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में, केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी अवस्था को भी साथ में लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर दिया है तो मैग्नीशियम को सॉलिड है तो यस लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो स्मॉल जी लिखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यस है, सॉलिड है तो यस लिखेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी केमिकल समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में, बीच में तीर का एरो निशान लेंगे। तीर का निशान हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहता है, ये एरो की दिशा हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है। नेक्स्ट हमारा है शब्द समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखना ही शब्द समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो या रासायनिक समीकरण हो तो उसको अगर हम सिर्फ शब्द में लिखते हैं, उसका प्रतीक नहीं लिखते हैं, तो वह हमारा शब्द समीकरण कहलाएगा। जैसे इसके पहले हम लोग ने जो रिएक्शन देखा था कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इस रिएक्शन को हम शब्द समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो सिर्फ शब्द लिखेंगे। मैग्नीशियम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ऑक्सीजन, इसका प्रतीक नहीं लिखेंगे, बस शब्द लिखेंगे। एरो का चिन्ह लगाएंगे, तीर का निशान प्रोडक्ट की तरफ। फिर प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम बस शब्द में लिखेंगे, उसका प्रतीक नहीं लिखेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। तो इसमें हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक हो गए रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद हो गया प्रोडक्ट। ये समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कंकाली समीकरण क्या होता है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दाईं और बाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो अर्थात असंतुलित हो, तो ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो यह एक असंतुलित समीकरण, इसलिए यह कंकाली समीकरण है। कंकाली समीकरण मतलब वह समीकरण जिसके रिएक्टेंट का द्रव्यमान और प्रोडक्ट का द्रव्यमान असंतुलित हो, बैलेंस न हो। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन कौन से है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और इस राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो जितना द्रव्यमान इधर होना चाहिए उतना द्रव्यमान इधर भी होना चाहिए, जितने परमाणु इधर होते हैं उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए, तब हमारा रिएक्शन बैलेंस होता है, अन्यथा अनबैलेंस होगा। तो यह रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, अर्थात यह रिएक्शन अनबैलेंस है, यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो किसी भी अनबैलेंस या असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो यह हमारा कंकाली समीकरण है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को लिखना। किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, तो किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है तथा एक से अधिक उत्पाद होने पर इनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है जिसकी दिशा उत्पाद की ओर होती है। यह अभिक्रिया की दशा का बोध कराता है। अर्थात किसी समीकरण को लिखने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जो तीर का निशान है, तो जैसे ये तीर का निशान है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम अभिकारक लिखते हैं, और अभिकारक अगर एक है, एक अभिकारक लिख दिए, दूसरा एक और अभिकारक है, एक और रिएक्टेंट है, तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद हम दोनों अभिकारक को लिख देंगे। अगर उसके बाद तीर का निशान प्रोडक्ट की तरफ होगा, ये तीर की दिशा जो होती है हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होती है। उसके बाद हम प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट अगर एक है तो लिख देंगे, अगर एक से अधिक है तो फिर प्लस का चिन्ह लगाकर हम दूसरा लिखेंगे।
जैसे यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट है और इन दोनों के रिएक्शन से जो नया हमारा बना है सी और डी प्रोडक्ट है, तो एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं और एक से अधिक प्रोडक्ट होने पर इनके बीच भी प्लस का चिन्ह लगा के लिख दिया जाता है। कभी भी रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। बीच में तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान किधर होता है? यह दिशा हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होती है और यह इंडिकेट करती है कि प्रोडक्ट हमेशा इन दोनों के मिलने से रिएक्शन से नया प्रोडक्ट बना है, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। इस प्रकार किसी भी हम समीकरण को लिखते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन ये दो है रिएक्टेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जी। तो कार्बन इसका शब्द समीकरण, ये हमारा संकेत है, इसका कार्बन यहाँ पे लिखेंगे, कार्बन नाम लिखेंगे। या ऑक्सीजन O2 गैस है तो ऑक्सीजन लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखेंगे। उसके बाद इनकी अवस्था को भी लिखेंगे। कार्बन सॉलिड है तो यस लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस है तो स्मॉल जी लिखेंगे। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो जी लिखेंगे। इस प्रकार किसी भी समीकरण को लिखा जाता है। और यदि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस भी किया जाता है। जितने परमाणुओं की संख्या यहाँ होनी चाहिए उतने ही परमाणुओं की संख्या यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, अर्थात यह समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। अर्थात यदि कोई समीकरण लिखा गया है तो उस समीकरण में जितने परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में होगी उतने ही परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अगर इस तरह का समीकरण है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो इसमें जितने परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में है उतने परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड में है, अर्थात यह समीकरण हमारा बैलेंस है। तो इस प्रकार बैलेंस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे? तो जैसे एक समीकरण यहाँ पे लिखा गया है Fe+H2O, ये हमारे रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट के रासायनिक अभिक्रिया से Fe3O4 प्रोडक्ट तैयार होता है, बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यह समीकरण हमारा बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। कैसे जानेंगे बैलेंस नहीं है? यहाँ पर Fe की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर Fe कितना है? 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर लेकिन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। अर्थात जितने परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में होता है उतना ही परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, तब हमारा रिएक्शन बैलेंस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारा रिएक्शन अनबैलेंस होगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस रिएक्शन में एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में लिखेंगे कितने रिएक्टेंट है, जैसे कितने तत्व है। पहले तत्व बनाएंगे, एक अभिकारक बनाएंगे और दूसरा उत्पाद का टेबल बनाएंगे। तो कितने इसमें कितने तत्व हैं? तो एक है Fe है तो Fe लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखे। ये 3 तत्व इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं तो तीनों तत्वों का नाम लिख दिए। अब अभिकारक में कौन कौन से तत्व कितने हैं? तो अभिकारक में हमारे कितने तत्व हैं? तो पहले चेक करेंगे अभिकारक में Fe कितना है। तो यहाँ पर अभिकारक में Fe में हमारा 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। उत्पाद में चेक करते हैं, उत्पाद में Fe कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब देखेंगे कि जितने अभिकारक में Fe है उतने ही Fe यहाँ पे होने चाहिए,
लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, अर्थात ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बराबर है तो ये बैलेंस है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी हम 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे। ये हमारा Fe कितना हो गया, 3। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 4 है, या यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो उसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 है, इसको भी 4 करने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, 4। लेकिन जब हम ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 किए, 4 ऑक्सीजन को हम 4 करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 8। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8। तो हाइड्रोजन को भी 8 करने के लिए, जैसे यहाँ पर Fe हमारा कितना हो गया, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको छोड़ देते हैं, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन हमारा 4, तो यहाँ पर 4 करते हैं। इस ऑक्सीजन को हम बैलेंस किए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, 4 था, तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी Fe 3 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए, लेकिन हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, तो इसको भी हम 8 करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का दोनों में गुणा हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8। अब हमारा यह इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसमें भी 8 हाइड्रोजन हो गए, इसमें भी 8 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, अर्थात हमारा रिएक्शन या बैलेंस। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है, तो कभी भी बैलेंस करते समय हम इक्वेशन को पहले बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स के बाहर ही लिखा जाता है कोई भी संख्या, इसके अंदर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नीचे भी नहीं लिखना, ऊपर भी नहीं, हमेशा बाहर लिखा जाता है, बॉक्स बना के उसके बाहर लिखते हैं। तो अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। Fe कितना है, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। Fe 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन अभी इसमें भी कुछ कमी है, क्या कमी है, इसकी अवस्था को हम लोग ने नहीं लिखा है, तो इसकी अवस्था को लिखेंगे। Fe हमारा सॉलिड है तो यस लिखेंगे, यहाँ पर वाटर लिक्विड है तो यह लिखेंगे, Fe3O4 ये भी सॉलिड है तो यस लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस है तो स्मॉल जी लिखेंगे। अब हमारा यह इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी तरह हम एक और देते हैं एग्जाम्पल। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है, इसको अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या को काउंट करके हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसे इसमें देखिए मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 ही है, इसलिए यह रिएक्शन अनबैलेंस है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस अगर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार यह समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम सॉलिड है तो यस लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस है तो जी लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है तो यस लिखेंगे, इसकी अवस्था को लिख दिए। इस प्रकार किसी भी समीकरण को हम बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना। तो क्लास 9th में हम लोग ने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो न तो उसमें नए द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही पुराने द्रव्यमान का विनाश होता है। अर्थात जितना द्रव्यमान रिएक्शन के पहले होगा उतना ही द्रव्यमान रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है,
रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अर्थात रिएक्शन से पहले जितने परमाणुओं की संख्या थी उतने ही परमाणुओं की संख्या रिएक्शन के बाद भी होनी चाहिए। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का, तो CO2 बनता है, तो जितने कार्बन की संख्या यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए प्रोडक्ट में। जितने ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होनी चाहिए। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अगर कोई और रिएक्शन हम लोग ले, जैसे H2 + O2, ऑक्सीजन और वाट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होने पर हमारा वाटर बनता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यह अनबैलेंस है। यह रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान अधिक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यह गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो रहा है, ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन ये बैलेंस हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस हो गया। फिर यहाँ 2 करेंगे, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन, अभी हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी के थ्रू काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करना आवश्यक होता है। अब हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसके पहले हम लोग ने समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण को कैसे लिखा जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। इन दोनों एक ही नाम से जाना जाता है, कभी संयोजन अभिक्रिया से आती है और कभी संकलन अभिक्रिया से। दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है, दोनों एक ही रिएक्शन का नाम है। तो एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया फर्स्ट है, संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात इसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक ये है और एक भी है, ये दोनों रिएक्टेंट मिलके ओनली वन एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक योग किया जाता है, तो योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, कोयले का दहन, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों के मिलने से रासायनिक अभिक्रिया होती है और CO2 गैस तैयार होता है। तो CS कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसे कोयले का दहन कहते हैं। जल का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के संयोग से वाटर बनता है। 2H2 गैस है, O2 गैस है, 2H2O लिक्विड है। तो ये दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए यह योगात्मक अभिक्रिया है। नमक का निर्माण भी इसी प्रकार हो सकता है, जैसे Na+Cl2, सोडियम और क्लोरीन गैस के मिलने से एक नया प्रोडक्ट बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। तो दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण हैं सब। दूसरी अभिक्रिया हमारा है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें कोई एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वह टूट करके 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर संकेत दिया है, ये कोई रिएक्टेंट है, ये इसका वियोजन होता है तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है, B और C, तो 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं,
यह अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। पहला ऊष्मीय वियोजन को हम देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अर्थात यदि किसी पदार्थ को हम हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसके बाद उसका वियोजन या अपघटन होता है तो नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये सॉलिड स्टेट में है। इसको ऊष्मा देने पर, हीट करने पर इसका अपघटन होता है और इसमें 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है तो यस से लिखेंगे। CO2 गैस है। गैस, ये ऊपर एरो का तीर, ये एरो जो है तीर का निशान ऊपर की तरफ दर्शाता है कि ये गैस उसमें से मुक्त हो रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन या अपघटन होने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एक और उदाहरण देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो इसका भी अपघटन होता है और अपघटन होकर के पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस इसमें से मुक्त होती है। तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। इसको हम ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो इसका अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद 2 प्रोडक्ट बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है तो मुक्त होती है और ये पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो इसका भी अपघटन होता है और यह टूट जाता है, 2-3 टुकड़ों में बढ़ जाता है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। तो Fe2O3 ये सॉलिड है तो यह से दर्शाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, स्मॉल जी से इसकी अवस्था दर्शाएंगे। SO3 ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है तो ये भी जी से दर्शाएंगे, गैस की अवस्था में है। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो इसका अपघटन होगा, 2-3 भागों में बढ़ता है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये तीनों उदाहरण हमारे वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण थे। नेक्स्ट हमारा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात उस पदार्थ या द्रव को जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका वियोजन होता है, तो वह विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे वाटर है, वाटर में अगर हम वाटर के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो दोनों भाग में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, अर्थात इसका वियोजन होता है। वियोजन माने 2 भागों में बढ़ जाता है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसमें और कई प्रकार की अभिक्रिया होती है। जैसे प्रकाशीय वियोजन होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड अवस्था में होता है, उसको अगर हम धूप में रख दें तो सूर्य के प्रकाश के कारण उसका वियोजन हो जाता है, सिल्वर अलग होता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। यह कंडीशन हम ब्लैक एंड वाइट फोटो जो बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है, जिसको हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है या किस वियोजन अभिक्रिया के कारण होता है? तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर उसका वियोजन होता है, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग होती है। नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील वाले को उसके स्थान से हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, Fe
सॉलिड स्टेज में है, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में एक्वियस सॉल्यूशन में है, तो ये Fe अधिक क्रियाशील है। यह क्या करता है, कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। Fe इसको हटा देता है। Fe अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो Fe यहाँ आएगा तो यह फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाता है। तो यह फेरस सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन है, फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेना। जैसे एक और एग्जांपल देखें तो जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के बीच में विस्थापन अभिक्रिया होती है। Zn अधिक क्रियाशील होता है। ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे जिंक इसके स्थान पर इसका स्थान ग्रहण करेगा, तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो जिंक यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, सल्फेट के साथ स्वयं विस्थापित हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये सब उदाहरण हमारे विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, अर्थात इसमें दो बार स्थान का अदला बदली होती है। आयन अपना स्थान दो बार चेंज करते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखें तो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। ये दो यौगिक है। इन दोनों यौगिकों में सोडियम क्या करता है, बेरियम के स्थान को लेता है और बेरियम सोडियम के स्थान पे आ जाता है। मतलब यह पहला स्थान ये चेंज किया, फिर यह यहाँ से अपना स्थान चेंज करके यहाँ आ रहा है। दो बार स्थान चेंज हो रहा है। इनमें आयनों का अदला बदली हो जाता है। सोडियम यहाँ पर आएगा बेरियम के जगह पे और बेरियम पुनः कहाँ आ जाएगा, सोडियम के स्थान पे। तो द्विविस्थापन कहा जाता है। दो बार स्थान चेंज हो रहा है इनका। सोडियम यहाँ आ रहा है और बेरियम यहाँ जा रहा है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम आएगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम इसके जगह पे आएगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया होने पर बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर सोडियम का स्थान ग्रहण कर लेता है और सोडियम सिल्वर का स्थान ग्रहण कर लेता है। यह इसके स्थान पर आएगा, यह इसके स्थान पर आ जाएगा। दो बार विस्थापन हो रहा है, एक बार यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया होने पर सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ये सिल्वर यहाँ पे सोडियम को हटा के क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा, ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट है। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। आर उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यह क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन क्या होता है, पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। किसी भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होगा, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होगी, ह्रास होगा। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर हाइड्रोजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अपचयन में पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन का ह्रास होना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती है। तो जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें तो कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने पर कॉपर बनता है और वाटर अलग हो जाता है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन है। इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया होने पर प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, कॉपर और वाटर अलग होता है। तो कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। और उसके बाद नीचे दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है। हाइड्रोजन जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपचयन ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और इस समीकरण में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ अभिक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए इस प्रकार के हम रिएक्शन को रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। जैसे अगर कोई धातु है वह नमी पा रही है या वायु के संपर्क में आ रही है या किसी अम्ल के संपर्क में आती है तो उसका संक्षारण होता है, नष्ट हो जाती है वो धातु, धीरे धीरे उसका नष्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, यदि कोई लोहे का कील या कोई टुकड़ा हो या कोई भी वस्तु हो लोहे की, उसको हम पानी में कुछ दिन के लिए रख दे या किसी नमी वाले स्थान पर रख दे तो धीरे धीरे देखेंगे कि उस पर हल्के भूरे रंग की एक परत चढ़ने लगती है, जिसको हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। और लोहे में जंग लगना उस धातु का क्षरण कहलाता है। धातु धीरे धीरे वह नष्ट होने लगती है, क्षरण होने लगती है उस धातु का। तो इस लोहे में जंग न लगे इसके लिए लोग लोहे का जो भी वस्तु होती है उस पर पेंट लगाते हैं। तो लोहे पर पेंट लगाकर जंग से सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरा है चांदी पर काली परत। चांदी के जो आभूषण होते हैं खुली वायु में उनका रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण धीरे धीरे चांदी की जो कलर होती है चमकीली और सफ़ेद होती है, उस पर हल्के काले रंग की ब्लैक कलर की हल्की परत जमने लगती है, तो वह इंडिकेट करता है कि चांदी में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसका संक्षारण हो रहा है। नेक्स्ट है तांबे पर हरी परत। तांबे का जो बर्तन होता है उसको नमी में रखने पर कुछ दिन के बाद उस पर हल्के हरे रंग की परत जम जाती है और वो तांबे के जो भी बर्तन होते हैं उनका क्षरण नष्ट होने लगता है। तो तांबे पर हरी परत भी रासायनिक अभिक्रिया में संक्षारण का इंडिकेट करती है। बी हमारा है विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होता है। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ सामग्री वायु की जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ सामग्री वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को विक्रगंधिता कहते हैं। जैसे जब कोई खाद्य सामग्री होती है, वसा और तेल इन समय बनाई जाने वाली जो खाद्य सामग्री होती है उसको हम खुले में रख देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और नमी पाने के कारण धीरे धीरे उसमें से अजीब तरह की एक स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, जिसके कारण उसका स्वाद में या उसके टेस्ट में बदलाव आ जाता है और वो खराब हो जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। अचार और मुरब्बे को अगर खुला रख देते हैं तो वायु की नमी से क्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसका
स्वाद जो होता है वो बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, ख़राब हो जाती है वो। उसी प्रकार अगर जो जो चिप्स का पैकेट में चिप्स रखता है, जो खाने वाला चिप्स का पैकेट होता है, उसके अंदर वाई भरी होती है, और उसमें अगर वो पैकेट कभी फट गया, उसमें वायु प्रवेश कर गई, तो उसके अंदर का जो खाद्य सामग्री है वो, उसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है, कड़वाहट जैसे उसका स्वाद आने लगता है, खराब हो जाती है। तो ये विक्रगंधिता के कुछ उदाहरण है जो खाद्य सामग्री को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तापमान के आधार पर। इसके पहले हम लोग 5 प्रकार पढ़े हैं। उसके अलावा ये तापमान टेम्परेचर के आधार पर ये 2 प्रकार है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इस रिएक्शन में, इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, तो प्रोडक्ट के तैयार के समय उसमें से काफ़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऊष्मा, जब यह रिएक्शन होता है तो साथ में ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हम किसको कहते हैं? तो मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं। CH4 का ऑक्सीजन के साथ दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर जलवाष्प बाहर निकलता है और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे अगर घर में जो हम लोग गैस जलाते हैं, गैस वाला जो चूल्हा होता है, तो हम गैस को जलाते हैं, तो जलने के बाद जब हम चालू करते हैं तो वायुमंडल में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा हीट निकलता है और हल्का हल्का जल का वाष्प भी बाहर उसमें से निकलता है। तो प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उस उत्पाद के बनते समय काफ़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, अलग से उसे ऊष्मा हीट देने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO। तो यह अभिक्रिया हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। और उदाहरण है कार्बन और सल्फाइड। कार्बन और सल्फाइड को हम एक साथ मिलाने के बाद ऊष्मा देंगे, हीट देंगे उसे, तो कार्बन डाइसल्फाइड गैस बनती है। कार्बन डाइसल्फाइड ऊष्मा अवशोषित करने के बाद तैयार हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी मुख्य रूप से वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा को अवशोषण होता है, ऊष्मा उसमें ली जाती है, और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकाली जाती है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। ऊष्माशोषी ऊष्मा को अवशोषित करती है अर्थात लेती है, और ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर निकालती है, देती है। तो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं थी जो टेम्परेचर के आधार पर थी। इस प्रकार ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अगले लेसन में पढ़ेंगे हम लोग।